हेलो एवरीवन, आज टॉपिक पढ़ाएंगे एमपीईजी कंप्रेशन, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कंप्रेशन। तो एमपीईजी कंप्रेशन हमको क्या बेनिफिट देता है? एक तो ये है कि हम हाई कंप्रेशन इसमें अचीव कर सकते हैं और ये इंटर फ्रेम कोडिंग करवाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ते हैं। एमपीईजी कंप्रेशन, जैसे कि आपको बताया था, वीडियो को और ऑडियो को कंप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के रिडंडेंसी को रिमूव करता है। पहली है हमारी स्पेशियल रिडंडेंसी और सेकंड है टेम्पोरल रिडंडेंसी। स्पेशल रिडंडेंसी क्या होती है? स्पेशल रिडंडेंसी यानी कि जो भी आपका रिपीटिशन एक सिंगल पिक्चर या ऑब्जेक्ट में आता है उसको बोलते हैं स्पेशल रिडंडेंसी। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये एक इमेज है, ठीक है, तो ये स्काई है सपोज और ये ग्राउंड है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे कि स्काई कैसी है, ब्लू कलर की है। ये जो पिक्सल्स हैं यहाँ पे, ये जो पिक्सल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे से ये हमारे पास में क्या है, अलग अलग पिक्सल्स हैं। तो ये जो पिक्सल की वैल्यू जो यहाँ पर है वही पिक्सल की वैल्यू यहाँ पर है, और जो पिक्सल की वैल्यू यहाँ पर है वही पिक्सल की वैल्यू यहाँ पर है ना। तो यानी कि यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है पिक्सल्स की वैल्यू का। तो इस तरह की रिडंडेंसी को स्पेशल रिडंडेंसी कहा जाता है। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं? इसको रिमूव करते हैं डीसीटी कंप्रेशन की हेल्प से, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि हम जेपीजी कंप्रेशन में करते हैं। तो इंट्रा फ्रेम रिडंडेंसी यानी कि स्पेशल रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, 8x8 के ब्लॉक्स बनाते हैं स्टिल इंफॉर्मेशन रखने के लिए। सेकंड तरह की रिडंडेंसी जो एमपीजी कंप्रेशन से रिमूव होती है वो है टेम्पोरल रिडंडेंसी। ये किस पे बेस होती है? ये हमारी बेस होती है मोशन कंपनसेशन पे, ब्लॉक बेस मोशन कंपनसेशन टेक्निक पे बेस होती है। इसको हम बोलते हैं मैक्रो ब्लॉक्स। यानी कि इस तरह की रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम मैक्रो ब्लॉक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें दो तरह की कोडिंग का इस्तेमाल होता है मैक्रो ब्लॉक में। एक होती है आपकी प्रिडिक्टिव कोडिंग और ये है इंटरपोलेटिव कोडिंग। अब ये क्या होता है? टेम्पोरल रिडंडेंसी। टेम्पोरल रिडंडेंसी किस में आती है? इंटर फ्रेम में। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इंटर फ्रेम कोडिंग। ठीक है, तो जब आपके सक्सेसिव कोडिंग पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट में जो रिपीटिशन आ रहा हो उस तरह के रिपीटिशन को क्या बोलेंगे? टेम्पोरल रिडंडेंसी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास में वही इमेजेस है, यहाँ पे हमारे पास में ये स्काई है और ये क्या है, हमारा ग्राउंड है। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो नेवी ब्लू हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, कलर, तो ये इस फ्रेम में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है और तीसरे फ्रेम में आ रहा है, तो रिपीटिशन हो रहा है ना। तो ये रिडंडेंसी कैसी है? टेम्पोरल रिडंडेंसी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिपीटिशन आ रहा है सक्सेसिव एक के बाद एक पिक्चर्स में, एक के बाद ऑब्जेक्ट्स में। तो ये टेम्पोरल रिडंडेंसी है। तो एमपीईजी कंप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं? ऑडियो और वीडियो की जो भी ऑडियो और वीडियो को कंप्रेस कर रहे हैं, तो सिर्फ इसमें इमेजेस तो नहीं होंगी, है ना, मूविंग हमारे पास पिक्चर्स हैं, मूविंग इमेजेस है, तो इसके लिए हमको बहुत सारे सक्सेसिव इमेजेस भी कंसीडर करने पड़ेंगे। तो दो तरह की रिडंडेंसी को रिमूव कर रहा है एमपीजी कंप्रेशन, स्पेशल को भी और टेम्पोरल को भी। फ़र्क इतना है, इसको रिमूव करता है डीसीटी कंप्रेशन से और इसको रिमूव करता है मैक्रो ब्लॉक के ज़रिए। ठीक है, तो जो आपका स्पेशल रिडंडेंसी डीसीटी कंप्रेशन से हो रहा है, इसमें हम 8x8 के ब्लॉक्स बनाते हैं जैसे हम जेपीजी में बनाते हैं, और इसमें कैसे बनाते हैं? 16x16 के ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? मोशन से रिलेटेड है, इसलिए हम इसमें 16x16 के फ्रेम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है सब में सेम ही होता है, हम कलर स्पेस कन्वर्जन करते हैं RGB से, किस में करते हैं? YCP-CR में। यानी कि रेड ग्रीन ब्लू कंपोनेंट से मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है YCP-CR में। Y क्या है? लुमिनेंस कंपोनेंट है और ये आपके क्रोमिनेंस कंपोनेंट है, यानी कलर कंपोनेंट है। इसको डिजिटाइज करते हैं लो रिजोल्यूशन पे, ल्यूमिनेंस कंपोनेंट को डिजिटाइज करते हैं फुल रिजोल्यूशन पे। मतलब क्योंकि हमारी आई जो होती है वो हाई
फ्रीक्वेंसीज़ को इतनी सेंसिटिव नहीं होती, यानी कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से लॉस करके अपने वीडियो को, अपने ऑडियो को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें YCVCR में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, सैम्पलिंग होती है। हम U और V के सैम्पल तो एक ही लेते हैं, ठीक है, और Y का सैम्पल कितना लेता है, ज़्यादा लेते हैं, 2/2 का सैम्पल लेते हैं लुमिनेंस का, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें जो है ज़्यादा रिमूव करना है और इसमें हमें जो है इतना सेंसिटिव नहीं होती है हमारी आई कलर के प्रति, और इसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है लुमिनेंस के लिए। तो हम इसमें इनफ इंफॉर्मेशन लॉस कर देते हैं और इसमें हम इतना एक्यूरेट नहीं रखें तब भी चल जाएगा। तो इसलिए हम इसमें इसके 4:1:1 का रेशियो लेके, यानी 12 बिट पर पिक्सल लेके सैम्पलिंग करते हैं अपने डेटा की। अब जैसे कि मैंने बताया टेम्पोरल रिडंडेंसी का रिडक्शन हो रहा है, तो 3 तरह के फ्रेम्स बनेंगे, आई फ्रेम, पी फ्रेम, बी फ्रेम। इसके बारे में आगे बताऊंगी। पहले यही देखते हैं कि हम DCT कंप्रेशन में कि स्पेशियल रिडंडेंसी कैसे रिमूव हो रही है MPG कंप्रेशन में, ठीक है। तो यानी कि जो इमेज है, एक ही फ़ोटो है जिसमें हमारे पास रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, एक ही फ्रेम में पिक्सल का रिपीटिशन हो रहा है, तो वो कैसी थी, स्पेशियल रिडंडेंसी थी। अब इस तरह की रिडंडेंसी को जैसे JPG में करते हैं हम कंप्रेस, वैसे ही कंप्रेस करते हैं DCT कंप्रेशन की हेल्प से। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी जो आपका 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पिक्चर का, किसी भी वीडियो फ्रेम का, उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक सेट ऑफ डायमेंशन में, एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, यानी फूरियर टाइप ट्रांसफॉर्म करते हैं। जिससे कि क्यों कर रहे हैं, हम वीडियो फ्रेम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, जिससे कुछ डेटा क्या हो सके, उसको हम लॉस कर सकें बिना क्वालिटी को डिग्रेड करें। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि हम ये चाहते हैं कि हम इतनी इन्फॉर्मेशन लॉस कर दें कि हमारी हाई फ्रीक्वेंसी पे जो लॉस हो रहा है उसको पता ना चले, यानी डेटा भी कंप्रेस हो जाए, ज़्यादा लॉस भी नहीं हो हाई फ्रीक्वेंसी का। अब DCT वर्क कैसे कर रहा है, DCT कैसे काम करता है, 8x8 ब्लॉक ऑफ पिक्सल पे काम करता है जैसे JPG में करता है। और प्लस एक बात और कि वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं MPEG में। अब वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सिंपली वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके ज़रिए मैं अपनी इमेज को मल्टीपल स्पेशियल इमेजेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब मल्टीपल में क्यों कर रहे हैं, जिससे कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे जो हाई फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन है इसको हम अरेंज कर सकें, कि एक इमेज में हाई फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल में हो, एक इमेज में हाई फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन वर्टिकल में हो, और एक में कैसी हो, डायगोनल में हो, ठीक है। अब बाकी सारी इमेजेस में लो फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन हो, क्यों, ताकि हम हाई फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर सकें। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी इन्फॉर्मेशन लोकलाइज हो गई और हम ज़्यादा डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या होता है, क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए मैं अपने सिग्नल की एक्यूरेसी को रिड्यूस कर सकती हूँ। पर कैसे होता है, इसको डिवाइड करते हैं कुछ लार्जर स्टेप साइज से और फिर राउंड ऑफ कर देते हैं इंटीजर वैल्यू, यानी जितना हमारे पास वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उसकी लार्जर वैल्यू से, और फिर डिवाइड और फिर राउंड जो भी आता है रिजल्ट उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं इंटीजर वैल्यू पे। अब इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, फ्रेम लेवल क्वांटाइज़र का। फ्रेम लेवल क्वांटाइज़र क्या होता है, एक नंबर होता है जो 0 से 31 के बीच में वैरी करता है, जो हमको ये बताता है कि अब कितनी इन्फॉर्मेशन एक फ्रेम से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिमूव नहीं कर सकते, है ना। अब क्वांटाइजेशन मैट्रिक्स क्या है, क्वांटाइजेशन मैट्रिक्स एक स्ट्रिंग है 64 नंबर्स की, जिसकी रेंज 0 से 255 तक जाती है। 64 नंबर्स की क्यों है, क्योंकि अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, 8x8 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन मैट्रिक्स एक स्ट्रिंग है जिसमें 64 नंबर्स होते हैं, जो हमारे एनकोडर को ये बताता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है या फिर कितना अनइम्पोर्टेंट है हमारा हर एक इन्फॉर्मेशन का पीस। तो क्वांटाइजेशन कैसे करते हैं, क्वांटाइजेशन हम परफॉर्म करते हैं बाय
टेकिंग ईच ऑफ द 64 फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ ऑफ द DCT ब्लॉक। यानी जो DCT ब्लॉक है उसकी हर एक 64 फ्रीक्वेंसी वैल्यू को लेते हैं, यानी एक एक वैल्यू को लेते हैं, उसको फिर हम डिवाइड करते हैं फ्रेम लेवल क्वांटाइज़र से, फिर उसको डिवाइड करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से जो क्वांटाइजेशन मैट्रिक्स में आ रही है। ठीक है, क्वांटाइजेशन कैसे हो रहा है, जो हमारे पास में 8x8 की मैट्रिक्स थी, 8 यानी कि इस तरीके से हमारे पास 8 वैल्यू थी, उसमें से हर एक वैल्यू लेते हैं, उस वैल्यू को डिवाइड करते हैं फ्रेम लेवल क्वांटाइज़र से, फिर उसको डिवाइड करते हैं जो भी से करस्पॉन्डिंग वैल्यू है क्वांटाइजेशन मैट्रिक्स से, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने आपको बताया, वो लेस विजुअली इम्पॉर्टेंट इतनी नहीं होती है, क्योंकि हमारी आई सेंसिटिव इतनी नहीं होती है, तो इस वजह से हम स्ट्रॉन्गली क्वांटाइज कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, यानी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, MPEG में दो तरह की क्वांटाइजेशन मैट्रिक्स होती हैं, एक बनती है आई ब्लॉक्स के लिए और एक बनती है P और B ब्लॉक्स के लिए। अगला है बात हम इसमें एंट्रोपी एनकोडिंग। अब एंट्रोपी एनकोडिंग क्या होती है, जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे क्वांटाइज DCT ब्लॉक्स के, उसको हम क्या कर देते हैं, अब हम कोशिश करेंगे ज़ीरो की तरफ करने के लिए बॉटम राइट में। क्यों? क्योंकि डेटा हमारा जिससे कि रिड्यूस हो सके, कंप्रेस हो सके, है ना, क्योंकि हम लार्जर वैल्यूज़ में नहीं रखेंगे। मैक्सिमम कंप्रेशन को अचीव करने के लिए वही सारी टेक्निक्स हैं, जिगजैग स्कैनिंग करना, RLE करना और हफमैन एनकोडिंग करना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 3 तरह के फ्रेम्स हमारे पास में जनरेट होते हैं। ये था स्पेशियल रिडंडेंसी को रिमूव करना। अब टेम्पोरल रिडंडेंसी कैसे रिमूव होती है देखना। पहले है कि कौन कौन से फ्रेम्स जनरेट होते हैं, आई फ्रेम, P फ्रेम और B फ्रेम, 3 तरह के फ्रेम्स जनरेट होते हैं। आई फ्रेम को क्या बोलते हैं, इंट्रा फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, इंट्रा फ्रेम वो फ्रेम होता है जो किसी भी दूसरे फ्रेम पे डिपेंड नहीं होता, यानी इसको हम डिकोड करते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना किसी भी फ्रेम के ऊपर डिपेंड करे हुए, है ना, डिकोड करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी फ्रेम। अब ये आई फ्रेम रेफरेंस फ्रेम की तरह से काम करता है दूसरे फ्रेम के लिए। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, मान लो कि एक पिक्चर है जो शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये एक हमने वो बना दिया कार्टून सा, इसके हाथ में क्या है, 2 फ्लावर्स हैं, तो ये क्या होगा, आई फ्रेम। क्यों? क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये रेफरेंस की तरह से काम करेगा दूसरे फ्रेम के लिए। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ पिक्चर्स होती है, जिसके ग्रुप ऑफ पिक्चर क्या होती है, ग्रुप ऑफ पिक्चर एक ऐसा ऑर्डर होता है कि किस तरीके से आपका इंट्रा फ्रेम और इंटर फ्रेम आपस में अरेंज होंगे। अब ये इंट्रा और इंटर फ्रेम्स क्या होते हैं, इंटर फ्रेम वो है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, अपने ऊपर यानी कि इंडिपेंडेंटली जिसको डिकोड कर रहे हैं वो आई फ्रेम है ना। अब P फ्रेम और B फ्रेम मोशन के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, इंटर फ्रेम्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मोशन कंपनसेटेड डिफरेंस जो होता है वो हम P फ्रेम में लिखते हैं, तो ये इंटर फ्रेम्स कहलाते हैं। अब GOP क्या होता है, 2 आई फ्रेम के बीच का जितना भी साइज़ होता है वो क्या होता है, आपका GOP होता है। अब आई फ्रेम का कंप्रेशन रेट होता है वो थोड़ा कम होता है, 10:1 या 20:1 का रेशियो हमको यहाँ पे मिल जाता है। P फ्रेम्स क्या होते हैं, P फ्रेम को बोलते हैं प्रेडिक्टिव कोडेड फ्रेम, इंटर फ्रेम बोलते हैं, ये इंटर फ्रेम है। ठीक है, जैसे मैंने बताया प्रेडिक्टिव कोडेड फ्रेम, या फिर इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रेडिक्टिव फ्रेम। अब इसको फॉरवर्ड प्रेडिक्टिव फ्रेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मोशन कंपनसेटेड डिफरेंस इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं। मोशन कंपनसेटेड डिफरेंस इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है कि जो पहला फ्रेम था आई फ्रेम हो या फिर वो P फ्रेम हो, और दूसरा कौन सा है, P फ्रेम, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया मोशन में। पहले ये ब्लॉक यहाँ पर था, ये स्काई का कलर ब्लू यहाँ पे था, अब ये इस तरीके का ब्लू यहाँ पे हो गया, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंस आया ना। तो मोशन कंपनसेटेड डिफरेंस इंफॉर्मेशन रखता है प्रीवियसली डिकोडेड पिक्चर के रेस्पेक्ट में। P फ्रेम किसके ऊपर डिपेंड होता है, या तो आई फ्रेम के ऊपर डिपेंड होगा या फिर किसी और P फ्रेम पे डिपेंड होगा। इसका काम होता है जितना भी डिफरेंस आता है मोशन में ब्लॉक बाय ब्लॉक, उसको क्या करता है, डिफरेंस को नोट करता है, यानी कि प्रेडिक्ट करता है ब्लॉक ऑफ पिक्सल वैल्यू को, कि अगर ये पिक्सल वैल्यू इस वाले फ्रेम में यहाँ है तो ये अगले
पिक्सल में कहाँ हो सकती है, मान लेते प्रिडिक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर भी हो सकती है, प्रिडिक्ट कर रहा है ब्लॉक ऑफ पिक्सल वैल्यू को नेक्स्ट फ्रेम में यूजिंग अ ब्लॉक इन द करंट पिक्चर। इसको क्या बोलते हैं, मोशन एस्टिमेशन। मोशन एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारी पिक्सल वैल्यू, एक ब्लॉक ऑफ पिक्सल वैल्यू कहाँ हो सकता है नेक्स्ट पिक्चर में, किसका इस्तेमाल करते हुए, ब्लॉक का इस्तेमाल करते हुए करंट पिक्चर में। ठीक है, अब पी फ्रेम में एक मोशन वेक्टर होता है पर मैक्रो ब्लॉक। मैक्रो ब्लॉक क्या हो रहा है, 16x16 का हम मैक्रो ब्लॉक बना रहे हैं, तो एक से दूसरे ब्लॉक में एक ही मोशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि एक के ऊपर तो डिपेंड हो रहा है। पी फ्रेम किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, प्रीवियसली फ्रेम के ऊपर डिपेंड हो रहा है ना, कि ये प्रीवियस फ्रेम था, या तो आई होगा या पी होगा। अभी इसी को ही लेके प्रिडिक्ट कर रहा है कि देखो ये अगली वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें दिखाती हूँ, मान लो ये इसके हाथ में 2 फ्लावर थे, ये जो है हवा आई, तो हवा आई तो क्या हुआ, उसका एक फ्लावर क्या हुआ, हम प्रिडिक्ट कर रहे कि ये यहाँ चला गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो अब इसको क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन करना। अभी ये और सेंस मतलब अच्छे से टर्म्स में, टेक्निकल टर्म में आगे से समझ में आएगा यहाँ पे देख के। तो पी फ्रेम जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, या तो आई फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा या पी फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये एक के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, 16 इस वाले फ्रेम में भी 16x16 के ब्लॉक्स बने हुए हैं और इस वाले में भी 16x16 के ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक है, तो एक से एक ब्लॉक में, यानी ये वाला पिक्सल यहाँ से यहाँ हो गया, ये पिक्सल यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, ये पिक्सल यहाँ से यहाँ हो गया और ये यहाँ से वहाँ चला गया। तो ये क्या हो रहा है, मोशन को एस्टिमेट कर रहे हैं, मोशन का डिफरेंस आ रहा है। तो इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक जाने के लिए एक ही वेक्टर इस्तेमाल हुआ, 1 मोशन वेक्टर, ऐसे इसके लिए 1 मोशन वेक्टर। तो ये मतलब है कि पी फ्रेम में एक ही मोशन वेक्टर इस्तेमाल होता है हर एक मैक्रो ब्लॉक में रिलेटिव टू द प्रीवियस एंकर फ्रेम। तो ये इसको क्या बोलेंगे, एंकर फ्रेम, क्योंकि ये इसका रेफरेंस है। ठीक है, अब जो भी लोकेशन का डिफरेंस होता है ब्लॉक्स में उसको क्या बोलते हैं, मोशन वेक्टर। फिर इन डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोशन वेक्टर को मैक्रो ब्लॉक पे, और फिर उसको आगे फर्दर नोट डाउन कर लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन एरर बोलते हैं। ठीक है, अब CR क्या होता है, कंप्रेशन रेट इसका 20:1 से 30:1 तक का होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इस टेम्पोरल टेंडेंसी को रिमूव करने के लिए, स्पेशल को नहीं, टेम्पोरल को रिमूव करने के लिए। अब आई फ्रेम और पी फ्रेम समझ में आ गया। अब अगला कौन सा है, बी फ्रेम। बी फ्रेम को क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्रेम या बाई प्रिडिक्टिव फ्रेम। तो उसका नाम ही तो बता रहा है, बाई यानी कि 2 पे डिपेंड होगा। तो बाई डायरेक्शनल फ्रेम या बाई प्रिडिक्टिव फ्रेम, तो उसमें मैं प्रिडिक्शंस कर सकती हूँ या तो प्रीवियस फ्रेम को यूज़ करके या फ्यूचर फ्रेम को यूज़ करके। तो उसमें 2 एंकर फ्रेम्स हो गए, यानी कि जो हमारा बी फ्रेम है वो किसके ऊपर, जैसे कि मैंने सीक्वेंस बना ली यहाँ पे, तो ये बी फ्रेम है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, आई के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है और बी के ऊपर भी जो है डिपेंड कर सकता है, या फिर ये पी के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है और ये आई के ऊपर भी, अगर ये आई होता तो ये आई के ऊपर भी डिपेंड कर जाता। ठीक है, तो यानी कि ये दो फ्रेम का रेफरेंस लेके प्रिडिक्ट कर रहा है कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे आई बना दिया मैंने और ये यहाँ पे क्या बना दिया, पी फ्रेम। सबसे पहले आई फ्रेम तो वो होता है जो बनाया, मतलब जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पी फ्रेम क्या है, जिसको मैंने प्रिडिक्ट करा कि इस समय बाद कि यहाँ पे ये वैल्यू आ सकती है इस वाली मूवी में, जैसे यहाँ पे हाथ था तो ये यहाँ से वहाँ हो सकता है ना, इस तरीके से। अब इसको भरते किससे हैं, बी फ्रेम से फिल करते हैं। बी फ्रेम तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2 प्रिडिक्शन ले रहा है प्रीवियस और फ्यूचर फ्रेम पे, तो इसके 2 एंकर फ्रेम होते हैं। इस पर भी डिपेंड कर सकता है, उस पर भी डिपेंड कर सकता है, ऐसे ये इस पर भी डिपेंड कर सकता है, इस पर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, इसका कंप्रेशन रेट हाई हो सकता है, हाई होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं नेक्स्ट आई फ्रेम को या प्री फ्रेम को सिक्वेंशली आफ्टर बी फ्रेम। ठीक है, तो अब बी फ्रेम को हमें अगर यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे क्योंकि ये एक मान लो ये एक इमेज है जो शुरुआत हो रही है, मान लो कोई कार्टून है वो स्टार्ट हो रहा है, तो ये आई फ्रेम, पहला फ्रेम क्या सा होगा, आई फ्रेम होगा। अब अगला मैंने प्रेडिक्ट करा कि सपोज़ ये यहाँ पे कोई माउस है और ये आगे तक इसको रेस लग रही है, यहाँ तक जाना, एक ही है बंदा अकेला। ठीक है, तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, एंडिंग पोजीशन पे यहाँ चला जाएगा। प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन ये हो गई प्रिडिक्शन फ्रेम।
अब बी फ्रेम क्या है, बी फ्रेम कह रहा है पहले ही एक रे यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, फिर धीरे धीरे यहाँ से इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिडिक्ट करें कि बीच में इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो ये होता है बी फ्रेम। अब ग्रुप ऑफ पिक्चर क्या होता है कि जो दो आई फ्रेम का बीच में जितना भी फ्रेम्स लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीओपी का साइज़। तो और जीओपी क्या है, ये जीओपी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पिक्चर है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे इंट्रा फ्रेम और इंटर फ्रेम। आई फ्रेम कैसा इंट्रा फ्रेम है और बी और पी क्या है, इंटर फ्रेम है, कि इस तरीके से इसमें ये अरेंज है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कोशिश करते हैं समझाने की। ये पहला कार्टून है जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्टून में हमको ये दिखा दिया, कार्टून है, उसके हाथ में 2 फ्लावर्स है। अब हमने क्या करा कि हवा आई और वो यहाँ से हमारे पास में ये यहाँ चला गया, ठीक है। अब हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ, अब यहाँ से कितनी हो सकती है, यहाँ हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। हवा और चलेगी तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर मैं ये मानूँ कि ये आई फ्रेम है और ये क्या है, पी फ्रेम है, तो ये बी फ्रेम की तरह इसको आप ट्रीट कर सकते हो कि इस और इसके दरमियान यहाँ पे तो आएगा ही आएगा फ्लॉर, तभी तो ये यहाँ पे पहुँच पाएगा, है ना। तो ये आई और पी फ्रेम के बीच में बी फ्रेम की तरह से काम कर रहा है। अब किसी ने उसको एक और फ्लावर दे दिया, तो ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था, तो ये एक और आई फ्रेम बन गया। अब ये 2 आई फ्रेम के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, तो क्या बोलते हैं, जीओपी का साइज़, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जीओपी हो गया, ग्रुप ऑफ पिक्चर। जितना भी लेंथ है आई फ्रेम के बीच में हमारा ग्रुप ऑफ पिक्चर का साइज़ हो गया। अब काम कैसे हो रहा है आगे देखिए। MPEG सबसे पहले वो फ्रेम दिखता है जिसको उसने ऑलरेडी कंप्रेस कर रखा हो यूजिंग इंट्रा फ्रेम टेक्निक्स, यानी कि आई फ्रेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कौन से ऐसे फ्रेम्स हैं जिसको मैंने पहले से कंप्रेस कर रखा है। और फिर प्रिडिक्ट करता है एक फ्रेम, यानी सबसे पहले आई फ्रेम लेता है। अगर आई फ्रेम नहीं होगा तो आपका जो वीडियो या ऑडियो उसको आप कंप्रेस ही नहीं कर पाओगे। तो MPEG एक वो देखेगा कि मैंने ऑलरेडी कंप्रेस आई फ्रेम कौन सा है, स्पेशल फ्रेम जो है, उसके बाद में प्रिडिक्ट करता है पी फ्रेम को प्रिडिक्ट करता है कि हाँ इतने दरमियान की एक जो है यहाँ पे मेरा यहाँ से यहाँ मोशन हो सकता है, तो ये प्रिडिक्शन मैं कर रही हूँ। और फिर जितना भी होता है स्किप्ड फ्रेम्स, जितने भी फ्रेम्स आ सकते हैं उसको किससे भर देता है, बी फ्रेम से भर देता है, ठीक है। बी फ्रेम से उसको जो है वो फिल कर देता है। अगर और डीपर देखें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि MPEG ब्रेक करता है किसी भी आई फ्रेम को 16 बाय 16 के पिक्सल ब्लॉक में, है ना। उसके बाद में फिर एज्यूम करता है कि जो ये आई फ्रेम है और जो पी फ्रेम है ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अब एज्यूम कर रहा है अगर पिक्सल मूव कर गए, ठीक है, इसके पिक्सल्स मूव कर गए तो यानी कि इमेज चेंज हो गई, ब्लॉक तो हमारा सेम नहीं रहा। फिर क्या करेंगे, एक्चुअल पिक्चर के ब्लॉक को MPEG क्या करता है, एक्चुअल पिक्चर ब्लॉक को सब्ट्रैक्ट करता है प्रिडिक्शन से, कि जिससे कि एक नया फ्रेम प्रोड्यूस हो सके। इस सेट ऑफ डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एरर सिग्नल बोलते हैं। तो अगर मेरा पिक्चर चेंज नहीं होता है तो डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, है ना, 0 ही आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंट्रा फ्रेम JPG कंप्रेशन यूज़ करेंगे 8x8 ब्लॉक बना के, और अगर चेंज कर गया तो मोशन एस्टिमेशन टेक्निक्स लगाएंगे जो हमने पढ़ाया अभी। तो अगर P का पिक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है आई से तो एक नया आई पिक्चर बन जाएगा, जैसे इसमें बन गया था कार्टून मूवी में। तो इस तरीके से MPEG कंप्रेशन हमारा वर्क करता है। ओके, थैंक यू।